गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और समीसर विश्लेषण के अंदर आज हम विश्लेषिक फलन या होलोमॉर्फिक फलन, या इसको हम एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन कहते हैं। तो विश्लेषिक फलन के लिए साथियों मैंने पहले एक वीडियो के अंदर चर्चा की होंगी कि अवकलनीयता का होना आवश्यक है, और अवकलनीयता पे हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है। अगर आपने इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में आपको विश्लेषिक फलन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, सर्वप्रथम हम विश्लेषिक फलन किसे कहेंगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं, और ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम के अंदर पूछी हुई है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर फलन एफ जेड किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ जेड z0 के कम से कम एक प्रतिवेश में, प्रतिवेश बोले तो हम नेबरहुड एनबीडी बोल सकते हैं, प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। तो अवकलनीयता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया है साथियों। तो यहाँ पर पुनः हम क्या कह सकते हैं कि एफ जेड किसी भी प्रांत में विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि यह उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम विचित्रता या विचित्र बिंदु पे चर्चा करेंगे। यदि किसी बिंदु z0 पर फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं है, यहाँ पर विश्लेषिक की जो कंडीशन है वो फेल हो रही है, तो z0 को एफ जेड का विचित्र बिंदु या एफ जेड की विचित्रता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करने की कोशिश की है। तो एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर एक विश्लेषिक फलन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है साथियों, अवकलनीय है। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और प्रत्येक बिंदु पर अगर वह अवकलनीय है, इसका अर्थ ये हुआ वह विश्लेषिक फलन होगा। 2 नंबर एग्जाम्पल मैंने 1/1 माइनस जेड ये एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं साथियों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर फंक्शन के अंदर जेड की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, नीचे मान है वो 1/0 बन जाता है, और 1/0 इसका मतलब ये हुआ अनंत मान हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि z बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या है, विश्लेषिक है। और यहाँ पर जो कंडीशन फेल हो रही है वही हमारा क्या है, विचित्र बिंदु है साथियों, वही हमारा क्या है, विचित्र बिंदु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि z बराबर 1 इस फलन का विचित्र बिंदु है, सिंगुलर पॉइंट है इसके लिए। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 एफ जेड बराबर जेड बार एक विश्लेषिक फलन नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पीछे इसी एग्जाम्पल में मैंने चर्चा की होंगी कि जेड का जो बार है वो अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो वो विश्लेषिक नहीं फलन हो सकता, तो फिर वह विश्लेषिक फलन नहीं हो सकता। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है वो सेक्शन सी के अंदर पूछा जाता है लगभग। तो यहाँ पर सामान्य बीएससी के अंदर ये क्वेश्चन 12 नंबर का आता है, जबकि बीएससी बीएड के अंदर जो सेक्शन सी के अंदर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर सबसे प्रबल संभावना रहती है इस क्वेश्चन के पुट ऑफ होने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि विश्लेषिक फलन के लिए हमें आवश्यक और पर्याप्त जो प्रतिबंध है इस पे ही आधारित लगभग है इस बुक के अंदर एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि आवश्यक कंडीशन कौन सी होती है और पर्याप्त कंडीशन कौन सी होती है। एनालिटिक फंक्शन और यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सर्वप्रथम इस वीडियो के अंदर नेसेसरी अर्थात आवश्यक कंडीशन है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। फलन एफ जेड बराबर ux, y प्लस आयोटा vx, y के किसी प्रांत d में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण या हम CR समीकरण कह सकते हैं संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, CR समीकरण हमें प्रूफ करके देनी है, लेकिन यहाँ पर दिया क्या है हमें, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एफ जेड है वो विश्लेषिक दिया हुआ है। एफ जेड विश्लेषिक होने का अर्थ ये हुआ कि अवकलनीयता की जो शर्त होती है उसको पूरा करता है, और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड है वो CR समीकरण को क्या संतुष्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर हमें विश्लेषिक फलन तो दिया हुआ है और CR समीकरण हमें प्राप्त करनी है।
जबकि हम पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर ये देखने वाले हैं कि हमें CR इक्वेशन तो दी हुई मिलेगी और हमें विश्लेषिक फलन या f-z है वो सिद्ध करना है। f-z है वो क्या है, सिद्ध करना है। तो आवश्यक कंडीशन के अंदर हम CR समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि CR समीकरण क्या होती है। आगे जब हम एग्जाम्पलों को हल करेंगे तो बार बार में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा CR समीकरण की सहायता से। तो CR समीकरण होती क्या है, del u अपॉन del x बराबर del v अपॉन y। u का तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन और v का y के सापेक्ष, और यहाँ पे u का तो y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष, लेकिन चिन्ह क्या लग जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशनों के अंदर हम मान पुट करेंगे, अगर इक्वल मान आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि CR समीकरण है वो संतुष्ट होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो चरों वाले फलन के लिए अवकलनीयता, और हमने उस तर्कलन बुक के अंदर अध्ययन किया होगा। एक बार यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं फॉर्मूलों से अवगत करवा देता हूँ आपको। पहले del u अपॉन del x, इसको हम f(x)ab कह सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे f a प्लस h b माइनस f ab और बट्टा h, दो चर, और इसके लिए अवकलनीयता का जो ये फॉर्मूला होता है BSc सेकंड के अंदर उस तर्कलन बुक के अंदर आपने अध्ययन किया हो साथियों। और अगर हम y के लिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस k हो जाएगा और माइनस f a b और बट्टा k लग जाएगा। अगर लिमिट हम k टेंड्स टू ले रहे हैं तो k लग जाएगा, h टेंड्स टू ले रहे हैं तो h लग जाएगा। यहाँ पर हम बार बार में इस बुक के अंदर लिमिट है वो या तो x टेंड्स टू करेंगे या y टेंड्स टू करेंगे। तो यहाँ पे अगर x टेंड्स टू कर रहे हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा और y टेंड्स टू कर रहे हैं तो y आ जाएगा साथियों। मूल बिंदु के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर a और b की जगह 0 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, आवश्यक जो प्रतिबंध है उसके लिए हमें f(z) है वो विश्लेषिक दिया हुआ है। तो माना f(z) प्रांत D में एक विश्लेषिक फलन है, और विश्लेषिक फलन है तब D के प्रत्येक बिंदु पर f(z) अद्वितीय रूप में विद्यमान है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको दिया हुआ है साथियों, और अवकलनीयता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। डी मतलब यहाँ पर ये हुआ प्रांत में से ही कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना है, और यहाँ पर सभी बिंदुओं पे अगर हमें अद्वितीय और परिमित मान अगर प्राप्त हो रहा है तो हम कह देंगे कि f(z) है वो क्या है, अवकलनीयता की शर्त को पूरा करता है। तो अतः प्रत्येक z बिलोंग्स टू D के लिए और f(z) बराबर साथियों लिमिट del z टेंड्स टू 0 और f(z) प्लस del z माइनस f(z) और बट्टा del z, ये अवकलनीयता का फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है और del z बराबर del x प्लस आयोटा del y होता है, और w बराबर f(z) सम्मिश्र फलन होता है, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे z है वो स्वतंत्र चर है जबकि w एक स्वतंत्र चर है। यहाँ पर किसी भी प्रांत D से हम z के मान रखते जाएंगे और w के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। यहाँ पर हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z का मान अगर 1 पुट करते हैं तो हो सकता है कि w का मान सिंगल प्राप्त हो जाए, और सिंगल से ज़्यादा भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो w होता है वो एक मानी भी हो सकता है और बहुमानी भी हो सकता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम f(z) प्लस del z लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अवकलनीयता के फॉर्मूले के अंदर हमें सभी मान है वो पुट करने होंगे। तो यहाँ पर हमें फंक्शन के अंदर z प्लस del z का मान चाहिए, और हम ये भी जानते हैं कि del z है वो del x प्लस आयोटा del y के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं अलग से पहले f(z) प्लस del z का मान निकाल लेता हूँ। तो निकालेंगे हम किस प्रकार से, हम जानते हैं कि f(z) का जो u और v के पदों में फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर x के अंदर हम del x की वृद्धि कर देंगे, y के अंदर del y की वृद्धि कर देंगे, और यहाँ पर भी v के अंदर x और y है वहाँ पर भी हम del x और del y की वृद्धि कर देंगे। तो वृद्धि करने के बाद में ये मेरे पास मान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, f(z) का मान ये हमें दिया हुआ है। आगे हमें f(z) बराबर इस फॉर्मूले के अंदर अवकलनीयता के अंदर मान रख देते हैं। तो मान रखने पे ये हमें इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाती है। अब सेकंड प्राप्त होने के बाद में अद्वितीय रूप में विद्यमान है, चाहे del z किसी भी वक्र पथ के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं शून्य की ओर अग्रसर होने का अर्थ बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर z एक मेरे पास बिंदु है और यहाँ पर z से z0 की ओर अग्रसर होना है हमें, तो हमारे पास अनेक पथ हो सकते हैं। हम इस रास्ते से होकर आ सकते हैं, यहाँ से होकर यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, एक सरल रेखा के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं। सरल रेखा के लिए हम वक्र या पथ के अंदर y बराबर mx पुट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम आ सकते हैं कि y बराबर x स्क्वायर। अनेक पथ हो सकते हैं हमारे पास। अगर इन सभी का मान है वो अद्वितीय और परिमित अगर प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि f डैश z का अस्तित्व है। तो अब हम निम्नलिखित दो स्थितियों पर विचार करते हैं कि हम z से z0 पर कौन से रास्ते से होकर आए, तब क्या मान हमें प्राप्त होता है। तो केस फर्स्ट ये कहता है कि जब डेल z x के अनुदिश शून्य को अगर अग्रसर होता है तो मान लीजिए, देखिए स्टूडेंट्स, डेल z है वो डेल x के बराबर होगा। यहाँ पर डेल y का मान है वो साथियों 0 आ जाएगा। डेल y का मान है वो कितना आ जाएगा, 0। तो समीकरण सेकंड के अंदर हम मान पुट कर देंगे। ये अवकलनीयता का जो फॉर्मूला है वो लिख लिया है मैंने। और अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण जो सेकंड है उसके अंदर हम जहाँ पर भी हमें डेल y दिखाई दे वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ ही नहीं किया, लाल पेन की सहायता से जो प्रेजेंट किया है वो सभी डेल y है। तो यहाँ पे डेल y की जगह मैंने 0 0 यहाँ पे पुट कर दिया है। पुट करने के बाद में आगे जब हम सरलीकरण करेंगे तो ये मेरे पास फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, y कांस्टेंट है, यहाँ पर भी y स्थिर है या कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन x के अंदर क्या है, परिवर्तन हो रहा है। x के अंदर क्या है, परिवर्तन हो रहा है। और कक्षा 12 के अंदर आपने अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर पढ़ा होगा कि जिसके अंदर परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के सापेक्ष u का x के सापेक्ष क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट भी डेल x टेंस टू 0 लग जाएगी और यहाँ पर भी लिमिट है वो डेल x टेंस टू 0। और ये है वो v का x के सापेक्ष परिवर्तन है। तो हम कह सकते हैं कि ये अवकलनीयता का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है साथियों। तो यहाँ पर देखिए डेल u अपॉन डेल x कह सकते हैं कि u x प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई बटा डेल एक्स, इसको हम डेल u अपॉन डेल x कह सकते हैं साथियों। और इसको हम डेल v अपॉन डेल x कह सकते हैं। और ये आयोटा पहले यहाँ पर चल रहा है और f डैश z है वो बराबर में चल रहा है और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब केस सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, जब डेल y के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है तो यहाँ पे डेल z बराबर आयोटा डेल y और डेल x का मान है वो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे समीकरण सेकंड से। अब सेकंड समीकरण के अंदर हमें क्या करना होगा कि जहाँ पर हमने पहले डेल y का मान 0 लिया था तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम डेल x का मान 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट ही शून्य कर दिया। यहाँ पर भी हम शून्य कर देंगे, यहाँ पर भी शून्य कर देंगे, यहाँ पर सभी जगह हम डेल x का मान शून्य पुट करने के बाद में ये इक्वेशन मेरे पास प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग कर लेते हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करने पे यहाँ पे u x कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई बट्टा आयोटा डेल वाई ये मान प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर v के अंदर ये मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर y के अंदर परिवर्तन है तो ये डेल u अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और ये है वो v के अंदर जो अवकलज का फॉर्मूला है वो बन जाएगा तो डेल v अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, f डैश z हमारा चल रहा है डेल v अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन डेल वाई को तो मैंने पहले लिख दिया है और 1 बटा आयोटा, और इसको मैं अगर आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करवाता हूं तो यहाँ पर माइनस आयोटा प्राप्त हो जाता है। तो इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो मान है वो f डैश z के इक्वल चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम बराबर रख लेते हैं। तो बराबर रखने पे जो इक्वेशन हमें प्राप्त होंगी उसको हम 5 कह देते हैं। अब वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना से f z के लिए विश्लेषक होने का आवश्यक प्रतिबंध है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान और ये मान आपस में क्या है, बराबर होंगे। तो यही हमारी CR इक्वेशन है। तो डेल u अपॉन डेल x को हम ux कह सकते हैं और डेल v अपॉन डेल y को हम vy कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पर जो राशि लिखी जाती है उसके सापेक्ष ही हमें आंशिक अवकलन करना होता है। यहाँ पर u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष, लेकिन चिन्ह है वो ऋणात्मक लग जाएगा। जो इक्वेशन 6 है इसको ही हम CR समीकरण या कॉची रीमान समीकरण कहते हैं। तो ये आपका जो आवश्यक प्रतिबंध है वो सिद्ध हो चुका है साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम पर्याप्त प्रतिबंध को सिद्ध करेंगे।